मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें आप सभी लोग हमारे साथ जो जुड़कर जैसे पूनम, श्याम, रूसाली, लकी, गजेंद्र, अयान, अमित, सूरज, राजेश, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आज हम लोग एक नए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला पोर्शन आपका हिंदी का है। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न जो है इस गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु उस सीमा तक है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है। इसी तरह से आप लोग को ये गद्यांश पूरी तरह पढ़ना है। आप लोग को 30 सेकंड का समय दिया गया है। उम्मीद है कि इसको पढ़ लिए होंगे। आगे भी पढ़ लीजिएगा और उसके बाद प्रश्नों को देखा जाएगा। और जिस भी प्रश्न का आंसर आप लोग को आ रहा हो कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर को लिखते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें उक्त गद्यांश में दिया जो बात है वो किसके प्रति सतर्क किया गया है। तो यहाँ पे बुद्धि के अतिरेक के प्रति, कल्पना के अतिरेक के प्रति, यथार्थ की एकांकी अभिव्यक्ति के प्रति या फिर सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाता है। आप लोग भी तब तक कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को देने का प्रयास करते रहिए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी बिल्कुल कल्पना के अतिरेक के प्रति जो है यहाँ पे जो बात के प्रति सतर्क किया गया है ये इसी के प्रति किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ क्या करती है। बहुत अच्छा। इसको ऊपर ही पहले या दूसरी लाइन में लिखा गया है। दूसरी लाइन में तो यहाँ पे विविधता के साथ जो सुंदर वस्तु जीवन की विविधता के साथ करती है वो जो करती है वो उसका नाम असमंजस है। यहाँ पे ऑप्शन में जो है सामंजस्य और गद्यांश में दिया गया है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यह किस तरह का वाक्य है। सरल वाक्य, संदेह वाक्य या फिर मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य। ये ऑप्शन है अभी सभी आपके। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये मिश्र वाक्य का है। जैसे मालिक ने कहा फिर उसके बाद अगला है कि कल छुट्टी रहेगी। तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य हो जाएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए कह सकते हैं कि जैसे कोई भी उपवाक्य जोड़ने के लिए यदि कि, जो, कितना, उतना, क्योंकि, जैसे, वैसे आदि शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो यहाँ पे हमेशा मिश्र वाक्य का ही उदाहरण होगा। ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देखते हैं कि किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको कोष्टक कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पढ़ रहा था, कौन सी क्रिया है इसमें। तो पढ़ रहा था में क्रिया जो है वो संयुक्त है, सामान्य है, पूर्वकालिक है या फिर असामान्य है। तो इसमें ऑप्शन पहला ही संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे पढ़ रहा था, जब कोई भी क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से मिश्रित होती है तो उसे संयुक्त कहा जाता है। जैसे रोने लगा, राम नदी में कूद पड़ा, ये सभी क्या है संयुक्त क्रिया है। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्राचीन शब्द में विशेषण किस प्रकार का आता है ये बताना है इसमें। और चलिए कमेंट करके आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी बताइए कौन सा होगा। इसमें सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है या फिर गुणवाचक है। छठे का ऑप्शन यहाँ पे डी गुणवाचक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि प्राचीन एक समय की बात किया गया है कि प्राचीन कैसा समय रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी गुणवाचक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला है बुढ़ापा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बुढ़ापा को जो है रेखांकित किया गया है और इसमें एक प्रकार का अभिशाप है। तो इसमें संज्ञा कौन सी है ये बताना है। ये सेंटेंस है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो इसमें बुढ़ापा शब्द में आपको संज्ञा बताना है। अच्छा प्रश्न है। और पहला ही यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है बुढ़ापा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न लेते हैं। पानी में कुछ गिर गया है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम चुनिए।
तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ जो रेखांकित किया हुआ शब्द है कुछ, तो यहाँ पे कुछ का तात्पर्य यह है कि आप उसमें कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कितना है कितना नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल, माफ कीजिए पहला नहीं भाई, अनिश्चयवाचक जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्ण है जो कंठ तालु से संबंधित वर्ण है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको स्पष्ट किया 8 नंबर को, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसका, ठीक है। अच्छा 9 नंबर पे हम लोग थे, इसमें कंठ तालु का वर्ण बताना है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कंठ तालु का उच्चारण स्थान है। यहाँ पे ऑप्शन बी, ये जो शब्द आए है ये बिल्कुल जो है आपका कंठ तालु से संबंधित है। इसी के साथ अगला प्रश्न है विद्वान, इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, विद्वान का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा, तो विदुषी हो जाता है। क्या हो जाता है, विदुषी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है शब्दों में से तत्सम का चयन करना है। निम्नलिखित जो शब्द हैं धरती, गणना, नारियल और कांच, इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो देखिए जब ये सब आ जाए, पंचमा अक्षर कहीं भी आ जाता है तो हमेशा जो है क्या होता है, तत्सम ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले ही मिलता है, देख रहे हैं आप लोग, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन गणना हो जाएगा। अगला है अत्यंत में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, तो अत्यंत में उपसर्ग जो लगा हुआ है वो अति लगा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, तो भाववाच्य का उदाहरण धूप में चला नहीं जाता, बिल्कुल बहुत अच्छे, बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर। चलिए यदि वीडियो थोड़ा तेज़ी है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि थोड़ा तेज़ चल रहे हैं तो थोड़ा स्लो के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। यदि कोई बात नहीं है तो आप लोग यस करके बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं 14वें नंबर में, और पंचवटी में समास पूछा गया है। पंचवटी में जो समास है वो द्विगु समास होगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है, वही शब्द आपका द्विगु समास का उदाहरण कहलाता है। जैसे इसमें 5 वटों का समाहार है तो पंचवटी कहा गया है इसको, तो यहाँ पे ऑप्शन पहला ही आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। जहाँ पर देखिए इसमें कोई सेंटेंस नहीं लिखा गया है, बस इसमें पूछा गया है आपको कि जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए उसमें कौन सा अलंकार होता है। ये इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पूछते हैं कि सेंटेंस ना देके या वाक्य को ना दे करके केवल ऐसे पूछ लेते हैं कि जिसमें ऐसे समास में भी पूछ सकते हैं कि जिसका प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो वो कौन सा समास होता है, इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार इसमें अलंकार में पूछा गया है। तो यहाँ पे जहाँ पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वो कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे बी बिल्कुल विभावना अलंकार हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगला प्रश्न है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द कौन सा होता है, तो गोद लिए हुए पुत्र के लिए एक शब्द जो बनेगा वो आपका दत्तक होता है। कौन सा होता है, दत्तक, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे आँख की पर्यायवाची को हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। तो इसमें चक्षु है, लोचन है, अच्छी है, लेकिन धात्री जो है ये धात्री नहीं है, ठीक है। धात्री याद रखिएगा, ये युद्ध के लिए जो प्रशिक्षित होते हैं, अस्त्र शस्त्र से सजे होते हैं सैनिक, उनको धात्री कहा जाता है, ठीक। इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है किस रस को रसराज कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे कौन सा ऐसा रस है जिसको रसराज के नाम से भी जाना जाता है, तो ये श्रृंगार रस, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और श्रृंगार रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मिलने और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है, और इसी को संयोग श्रृंगार जो है भी कहा जाता है, मतलब इसी में ही संयोग श्रृंगार भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, और अगला पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है ये बताना है। तो सभी को पता है बच्चों वाला प्रश्न, पद्मावत जो लिखी गई है अवधी में लिखी गई है, ठीक। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है, और ऑप्शन यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस पंक्ति में छंद बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, और ये जो है आपके तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस के एक
पार्ट से थोड़ा यहाँ से उठा के इसको लिया गया है और ये जो है आपका चौपाई है। क्यों? चौपाई है ना, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये चौपाई छंद का उदाहरण है। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पे 20 प्रश्न हम लोग हिंदी के कवर कर चुके हैं। अब इंग्लिश के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 पोएट्री का ये कंप्रीहेंशन है। इस पोएट्री को अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ थोड़ा लंबा पोएट्री है, कोई बात नहीं, चलिए आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। पहले इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद और आगे के पेज को दिखाते हैं। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद है पढ़ लिए हैं। नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। ये दूसरा जो छूटा हुआ था उसका पार्ट है और साथ साथ क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। तो 21 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन पहला ही एंड ऑफ द लाइन, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर सुइटेबल कंजक्शन। देखिए हम जो इस सीरियल की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें एक जो भी है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, जो भी पोर्शन है एक सीरियल क्रम वाइज प्रश्नों को देखने के लिए इसमें मिल रहा होगा। तो दूसरे में कंजक्शन आपको फिल करना है, सही कंजक्शन कौन सा होगा। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे व्हील ऑप्शन को भर दिया जाएगा। हाउस विल आई वाज रीडिंग द रामायण, ठीक है, तो रामायण यह बिल्कुल सही ऑप्शन व्हील हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ 23 नंबर पे चलेंगे और 23 नंबर में आपको ये शब्द जो WEV शब्द लिखा गया है इस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पहले ही लिखा गया है, तो इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पार्ट है कि मतलब सब्जेक्ट का पार्ट है या प्रेडिकेट का पार्ट है, ये पूछा गया है। तो इसमें वी जो शब्द है वो आपका सब्जेक्ट का पार्ट है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है, जैसे हु स्मार्ट यू आर, उसके बाद यहाँ पे विस्मयादिबोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है, साथ साथ शी सेड लगा है, लिखा हुआ है शी सेड। तो इसका ऑप्शन जब हम लोग नरेशन चेंज करेंगे, नरेशन का मतलब इनडायरेक्ट में जब इसको बदलेंगे तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ही exclaimed दैट ही वाज वेरी स्मार्ट। क्लियर। तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़े और अगले प्रश्न में आपको सही आर्टिकल को चूज करके भरना है। आई हैव कम विदाउट, उसके बाद अम्ब्रेला है। तो देखिए अम्ब्रेला में प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है, वावेल का हो रहा है या फिर स्वर का हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखने, जब अम्ब्रेला को बोला जाता है तो यहाँ पे वावेल का जो है उच्चारण होता है, आ से होता है, अम्ब्रेला आ, ठीक। तो यहाँ पे एन का प्रयोग कर देते हैं आर्टिकल, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कंप्रीहेंशन पैसेज को पढ़ना है। आवर कंट्री गेव बर्थ टू माइटली साउल एंड ही सॉ लाइक अ बिकेम नॉट ओनली फॉर इंडिया बट आल्सो। इसी तरह से आपको पूरा ये पैसेज पढ़ना है। चलिए इसको पढ़िएगा, आपको 30 सेकंड का इसका पढ़ने के लिए समय मिल रहा है। चलिए उम्मीद है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ भी लिए होंगे। नहीं पढ़ पाएँ तो वीडियो को रोक कर पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसमें देखिए यहाँ पे द माइटली साउल, तो इसमें आपको इस पैसेज में इसका रेफेर्ड बताना है, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे 26 नंबर में यहाँ पे पहला ही महात्मा गांधी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इसी के साथ अगला प्रश्न है फेमिनिन शब्द बताना है और वो भी यहाँ पे मॉन्क एंड फेरियर का। मॉन्क या फेरियर का जो फेमिनिन शब्द होगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे नन होता है। क्या होता है? नन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस को पूरा करना है और इसमें बीच में स्पेस यानी कि गैप कर दिया गया है। तो 28वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही होगा पहला, यहाँ पे टू बीच में भर दिया जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 29 नंबर में करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इट वाज वेटर कोल्ड। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट यानी सही सेंटेंस इसको बनाएंगे तो ये ऑप्शन आपका जो बी डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इट वाज बेटरली कोल्ड। क्या होगा? इट वाज बेटरली कोल्ड। ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट, और इसमें आपको मेंशन करना है कि सही सफिक्स कौन सा होगा। जैसे स्पिन में क्या जोड़ देंगे या पंप
पम है, उसके बाद संग है। तो यहाँ पे देखते हैं 30 नंबर में, तो यहाँ पे जैसे जब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे जो सेंटेंस है मतलब सफिक्स है, जैसे एस टी आर यानी पहला ही एस टी आर एस्टर जो है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे स्पिनिस्टर हो जाएगा और पंस्टर हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सॉन्गस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं संस्कृत के प्रश्नों पे। संस्कृत के केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग देखिएगा। 10 प्रश्न हैं आपके, 10 प्रश्न साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहेंगे और मिलाएंगे कि 10 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें समास पूछा गया है इस शब्द का और इसमें जो समास का उदाहरण है वो पहला ही ऑप्शन सही होगा, पंचमी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। और 32 नंबर का यहाँ पे निष्पापः पद में कौन सा उपसर्ग है ये बताइए। तो इसमें उपसर्ग का उदाहरण सी बिल्कुल सही ऑप्शन, निस का यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है इस शब्द में। नेक्स्ट है श्रीशः पद में संधि कौन सी होगी, यहाँ पे दीर्घ संधि का ये उदाहरण बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है मति शब्द का द्वितीय विभक्ति और द्विवचन का रूप कौन सा है। 34 नंबर का प्रश्न और ऑप्शन बी बिल्कुल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें उभयतः अव्यय का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे ये जो शब्द लिखा गया है उभयतः, इसमें अव्यय का ये जो व्यय है इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग्स बताना है। 35 नंबर का प्रश्न है और इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, दोनों ओर होता है, इसका क्या होता है, दोनों ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे एक सूक्ति लिखी गई है, इस सूक्ति को देखिए और बताइए इस सूक्ति जो है ये कहाँ से लिया गया है। रत्नावली, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच्छ कटिकम या फिर कर्पूर मंजरी से। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे मृत कटिकम से इसको लिया गया है और ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण कौन सा है, इसको बताना है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, तो पहला ही ऑप्शन या वा, ला वा, ये सभी क्या हैं, या रा ला वा, ये जो है अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण होते हैं और ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ 38 नंबर प्रश्न है, इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों में जो भी शब्द यहाँ पे लिखे गए हैं आपका, इस शब्दों सभी शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है ये बताना है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या फिर पंचम। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है खल। खल एक शब्द है और इसका विलोम शब्द आपको बताना है। संस्कृत में इसका विलोम शब्द क्या बनेगा, तो बी बिल्कुल साधु बन जाएगा। खलाह का क्या बनेगा, साधु। और यहाँ पे अगला ये पैसेज लिखा गया है, इस पैसेज का क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको इसका जो है आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर इसका सही कमेंट में आता है। 40 नंबर का प्रश्न और यहाँ पे ऑप्शन इसका जो सही हो जाता है वो जननी जन्मभूष्य से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ विज्ञान का प्रश्न लेते हैं। विज्ञान में भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। चश्मे बनाने के कांच का प्रयोग जो किया जाता है उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, इस प्रश्न में ये पूछा गया है। क्रूक्स कांच, फ्लिंट कांच, सोडा पोटास कांच या फिर साधारण कांच। तो चश्मा बनाने में जो है वो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला ही सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को बेरियम को खोना पड़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसका श्रावण जो है जिगर से होता है। जिगर किसका श्रावण करता है ये बताना है इस प्रश्न में। और यहाँ पे जिगर की बात करते हैं तो जिगर को ही लीवर कहा जाता है और इसमें जो श्रावण होता है वो पित्त का होता है, बाइल जूस इसको कहा जाता है, पित्तरस। ठीक, यहाँ रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसके पीएच मान की बात करते हैं तो इसका पीएच मान 7.6 से लेकर के 7.7 तक होता है, बाइल जूस का पीएच मान। अगला है फर्न्स पौधे के किस भाग में आते हैं। तो ये जो है टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं जो कि फर्न्स इसी के अंतर्गत आते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था।
एंटीबायोटिक का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। बच्चों वाला प्रश्न है, इजी प्रश्न था। नेक्स्ट है, परमाणु बंध क्यों बनते हैं? जो परमाणु बॉन्ड बनते हैं, इंग्लिश में बॉन्ड और हिंदी में बंद कहा जाता है, वो क्यों बनते हैं, ये पूछा गया है। क्वेश्चन अच्छा है और इसको पढ़िए चारों ऑप्शन और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए, परमाणु बंध जो बनते हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़कर, जो अणु होते हैं वो जुड़कर बनाते हैं। तो बंध बनने में परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करता है और स्वतंत्र परमाणु की तुलना में अणु अपेक्षाकृत अस्थायी हो जाता है। तो यही इसका बिल्कुल सही ऑप्शन भी हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो स्थिति ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए होता है वही परमाणु बंध इसी कारण से बनते हैं। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? ऐसा कौन सा जल है या पानी है जिसमें बिल्कुल अशुद्धियाँ नहीं पाई जाती हैं? खनिज जल है, झरने का जल है, आशुद्ध जल है या फिर उबला हुआ जल है? तो यहाँ पे ये जो आशुद्ध जल है ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, जिसको हम लोग डिस्टिलाइज्ड वाटर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मिल्वेमाइसिन का जो उन्मूलन है वो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृषि कीटों का प्रयोग इसमें किया जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन के का, प्रोटीन का, वसा का या फिर विटामिन डी का? साइंस के प्रश्न भी इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग देख रहे हैं कि इतने अच्छे और चुनिंदा प्रश्नों को लिया गया है। तो यहाँ पे इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन के का जो है संश्लेषण होता है इसमें। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है? तो पौधे में जो भौतिक और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है उसको जो है फाइटोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। फाइटोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला जो है पोर्शन आपका मैथ का है। मैथ के 20 प्रश्नों को हम लोग स्किप करते हैं, आप सभी को पता है, हमेशा प्रैक्टिस सेट में करते आए हैं और आपको इसका सलूशन हमारे सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप लोग वहाँ से जा कर के इसको देख सकते हैं। अन्यथा अगर आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ से इसका सेम 150 प्रश्नों का PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले पोर्शन की तरफ और अगला पोर्शन आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन का है। तो इसमें पहला प्रश्न, ताजमहल के अंदर के उद्यान को किस रूप से जाना जाता है? तो ताजमहल के अंदर जो उद्यान है उसको किस नाम से जाना जाता है? मुगल गार्डन, ताज बगीचा, ताजमहल गार्डन, महल बगीचा। यहाँ पे ये सभी चारों ऑप्शन हैं। देखिए ऐसे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न हैं और आप लोग संभवतः ऐसे प्रश्नों को कभी देखे होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं देखे होंगे, बट संभवतः देखे होंगे। यहाँ की बात करते हैं ताजमहल की, तो शाहजहाँ के द्वारा ये 1631 से लेकर के 1653 के बीच में इसको मुमताज़ बेगम की यादगार में इसको बनाया गया था। और इसको जो इसके अंदर के उद्यान को जो जाना जाता है वो मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुगलों के द्वारा बनवाया गया था तो इसलिए इसको मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ये भी क्वेश्चन अच्छा है और ये प्राचीन भारत से संबंधित क्वेश्चन है, आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन पहला, हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के द्वारा सबसे पहला पुराना शहर खोजा गया था। इसी के साथ अगला है, किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जहाँ पे मैंग्रोव टाइप के वन पाए जाते हैं और वो भी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र जो भी है वही यहाँ पे होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगला प्रश्न इसी के साथ लेते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और अगला प्रश्न, कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? ये भी अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे सुरक्षित भंडार की बात करें तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक प्रमुख घटक होता है।
इसी के साथ अगला है भारत के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य होती है। यदि जैसे राष्ट्रपति को उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है और उनके ऊपर महाभियोग लगाना है तो उसके लिए किसकी अनुशंसा सबसे अनिवार्य होती है। तो दोनों सदनों के जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इन दोनों सदनों की जो है अनुशंसा अनिवार्य होती है, तभी जो है महाभियोग एक राष्ट्रपति के खिलाफ लगाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। नव मल्थुसियन सिद्धांत, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, नव मल्थुसियन सिद्धांत है एक, यह किससे संबंधित है। रोजगार, गरीबी, संसाधन की कमी या फिर आय। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे संसाधन की कमी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो रहा है भाई, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है, एक तरफ क्षेत्र है दूसरी तरफ उदाहरण है और नीचे इसके उदाहरण जो है ऑप्शन दिए गए हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय है। 78 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखते हैं तो प्राथमिक जो है वो मधुमक्खी पालन से संबंधित है और वहीं पे द्वितीयक की बात करते हैं तो द्वितीयक जूते का कारखाना से संबंधित है और तृतीय जो है सलाहकारी संस्था होता है, जो भी सामाजिक कार्य करने वाली होती है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए बी सी ए बिल्कुल सही है। इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जैव विविधता का तात्पर्य यह होता है पारिस्थितिकी से संबंधित है और यहाँ पे इसका ऑप्शन डी बिल्कुल, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का जो निर्वहन करता है वही जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न इसका इसी के साथ है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 1952 के अनुसार कौन सा वन का संवर्ग नहीं है। राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन, ग्राम वन। तो इसमें जो राष्ट्रीय संवर्ग की बात किया गया है वन संवर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, वो भी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, राष्ट्रीय उद्यान भी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपका जो स्टार्ट होगा वो शिक्षण कौशल से संबंधित होगा। इसमें भी 10 प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके परीक्षा की दृष्टि से। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है, या इस प्रकार से भी प्रश्नों को पूछा गया है। इसमें कभी कभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्रोजेक्ट शिक्षण के प्रतिपादक कौन है, ये भी अच्छा ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल जॉन डेवी के द्वारा जो है इस विधि को प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो भी लंबे होते हैं आप लोग इसको पढ़िएगा, केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, ठीक है। उसको पढ़िए ऑप्शन और कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 82 नंबर में। तो यहाँ पे इसका इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। जो नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए और तेज गति की व्याख्या का प्रयोग करता है वही शिक्षण के व्याख्यान की गति, जैसे कि विद्यार्थी हो गए, उनके कार्य करने का ज्ञान बाधित कर सकती है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो है बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, ये सब सभी जो है यहाँ पे जो दिए गए हैं ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक शिक्षक को। तो यहाँ पे ऑप्शन ये जो है बी टाइप का जो भी है नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया था वो किसके द्वारा किया गया था। मिशनरियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, राम गोखले द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो है मिशनरियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही सही हो जाएगा। इसी के साथ लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने जो आज्ञा पत्र को प्रस्तुत किया था वो किस सन में प्रस्तुत किया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल 1913 में इनके आज्ञा पत्र को प्रस्तुत किया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पदस्य नहीं, आज्ञा पत्र की बात किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 1813। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो किस पर लागू नहीं होता है, तो वो 14 से 18 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उन पर लागू नहीं होता है। तो लागू किस पे होता है, तो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन पर लागू होता है, और निःशक्त बच्चों पर ये लागू होता है, तो बच्चों की नियमित उपस्थिति पर भी लागू होता है। इसलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में जो किया जाता है वो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए।
तो यहाँ पे मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उसका निदान और उपचार करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। बी बिल्कुल बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, आज यदि हमारे साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट रोजाना सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आप लोग देखते ही जैसे हम बता दे रहे हैं वैसे आप लोग को भी संभवतः क्वेश्चन के आंसर अपने जुबान पर ही हो रहा है, क्योंकि हम इतने प्रश्नों को कवर कर चुके हैं कि इसके उत्तर अपने आप ही निकल जाते हैं बिना क्वेश्चन के ऑप्शन को देखे हुए। जब भी क्वेश्चन के ऑप्शन को मिलाते हैं तो सटीक आंसर मिल जाता है हमको। ठीक, इसलिए आप लोग से हम अभी भी आग्रह करते हैं कि प्रैक्टिस सेट बिल्कुल मत छोड़िए, एक भी प्रैक्टिस सेट मत छोड़िए। आप लोग का जब तक पेपर नहीं हो जाता है तब तक हमारे द्वारा रोज़ाना एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहा है, सभी को पता ही है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए जिससे कि आपके जो भी साथी हैं वो हमारे साथ बने रहें। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित कैसे करते हैं। यहाँ पे शिक्षक जो छात्रों को प्रेरित करना है इसमें श्यामपट्ट द्वारा भी, उदाहरण द्वारा भी या निर्देशन द्वारा आज सभी द्वारा या छात्रों को सक्रिय माध्यम से भागीदारी द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला समावेशी शिक्षा द्वारा, बिल्कुल सही ऑप्शन। क्यों? क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालक आ जाते हैं, वो चाहे शारीरिक रूप से अक्षम हो या फिर निःशक्त बालक हों या मानसिक रूप से भी निःशक्त हों, तो इसमें सभी प्रकार के बालक आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण कितना होता है। CCC का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे C और E माफ कीजिए, CCE का तात्पर्य है कंटिन्यूअस, कम्प्रीहेंसिव और इक्विवेलेंस, अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसी को हिंदी में सतत और व्यापक मूल्यांकन कहा जाता है। इसमें औपचारिक और योगात्मक निर्धारण जो है उसका निर्धारण 40 और 60% होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्यों? क्योंकि सतत की बात करते हैं तो 40% और सतत के बाद और व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो 60% होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बाल मनोविज्ञान का प्रश्न है, इसमें सीखना क्या होता है, ये पहले ही प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो चलिए देखते हैं सीखना या अधिगम क्या होता है। तो इसमें सीखना या अधिगम उपरोक्त सभी होते हैं, चाहे वो व्यवहार में परिवर्तन हो या फिर अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम हो या व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। ये सभी आपके सीखना ही या अधिगम ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक। बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न ये भी है। यहाँ पे थॉर्नडाइक के द्वारा प्रयास और भूल का सिद्धांत दिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इनके द्वारा 3 जो है मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए गए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान कैसे करेंगे। वजन से, दृष्टि से, बाल से, दांत से, तो उनमें जो पहचान करना है बाल विकास के गुणात्मक की, तो जन्म से किशोरावस्था तक बालक के वजन भार में जो गुणात्मक परिवर्तन होता है उसी को देखकर किया जाता है। किसका? वजन का। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पाठ्यचर्या जो है NCF 2005 मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। 94 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षा देना है यही इसका सिद्धांत नहीं है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के जो न्यून दृष्टि वाले बच्चे हैं यानी कम देख सकने वाले बच्चे हैं उनको जो है किस प्रकार से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। तो उनको जो है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव उनके साथ करना चाहिए और ऑडियो CD के जरिए सहायता उनकी करनी चाहिए। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इसी के साथ नेक्स्ट, जन्म के समय चोट लगी या भ्रूण क्षति की वजह से जो आई मानसिक होती है मंदता उसे क्या कहा जाता है। उसको जैविक मंदता कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सी सीखना अस्थायी होता है। तो सीखना रटकर, सुनकर, समझकर या फिर देखकर। तो अस्थायी की बात किया गया है। अस्थायी सीखना क्या होता है। तो यहाँ पे जब समझेंगे किसी चीज़ को, चाहे जो भी है, चाहे जिस चीज़ को अगर समझकर ज्ञान लिया गया है तो वो अस्थायी होता है, उसको अस्थायी संभवतः माना जाता है।
एक अगला प्रश्न इसी के साथ, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या हो सकते हैं? रुचि, सीखने के चरित्र, ये सभी। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता की बात किया गया। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य ये होता है कि जो अलग अलग स्वभाव होते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल ये सभी सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हों, वो जो है किस प्रकार के बालक होते हैं या किस प्रकार के विद्यार्थी होते हैं वो? तो यहाँ पे वो जो है मानसिक रूप से मंदबुद्धि के बालक कहे जाते हैं। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट, वाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। वाक बाधित का तात्पर्य है जो बोल ना सकने वाले बच्चे हैं उनका विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं तो उसके बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे पहले सही ध्वनि का सही उच्चारण करने में मदद करके वाक यानी वाणी जो है उसकी बाधा से पीड़ित बच्चों की मदद की जा सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता किया जा सकता है उनको। ठीक है, अगला प्रश्न है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का प्रश्न। इसमें भी हम लोग फटाफट इस प्रश्न को कवर कर देते हैं। चलिए देखते हैं, डेविस वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो डेविड वार्नर जो हैं ये अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इकेबाना एक जापानी कला है जो कि किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है इकेबाना, ये फूलों को सजाने से संबंधित है और ये 7वीं शताब्दी से जो है चली आ रही एक कला है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हाल ही में अब किसने अपनी आत्मकथा एन अनसूटेबल बॉय का लोकार्पण किया? तो ये जो आत्मकथा है, ये आत्मकथा है आपका करण जौहर का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसको IORA शॉर्टकट में, इसका सदस्य कौन सा नहीं है इस देश का, इस संघ का, ये बताना है। इसमें श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स और चीन, इस चारों ऑप्शन हैं। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो चाइना बिल्कुल यानी चीन बिल्कुल सही है, जो कि इसका सदस्य नहीं है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत और किस देश में हाल ही में विरासत में मिले विकारों और उभरते व फिर से उभरने वाले संक्रमण रोगों पर एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? 105 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे होगा। फ्रांस है। कौन सा है? फ्रांस है। फ्रांस के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ अगला शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो कथक जो है अपने उत्तर प्रदेश का है, ये जो प्रश्न है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे भारतनाट्यम है, ओडिसी है और कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है। और ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे ये जो भारतनाट्यम है ये कहाँ का, किस राज्य का लोक नृत्य है। माफ कीजिए, लोक नृत्य वही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस प्रश्न के लिए। और इसी के साथ अगला प्रश्न लेंगे, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है कथन? यहाँ पे ये पूछा गया है, 2-3 सेंटेंस लिखे गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ पर नहीं लगा होता है उस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो हम लोग नहीं को नहीं देते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन। 107वें का देखते हैं कौन सा सही है। तो उपन्यास जो गिलीड के लेखक हैं वो जॉन विंस्लो हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये इसी के लेखक हैं, उपन्यास मतलब लेखक हैं। नेक्स्ट उपन्यास जो है वुल्फ हॉल, इसके लेखक स्टीफन रॉबिन्स हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है टू किल अ मॉकिंगबर्ड, इसके लेखक हार्पर ली है। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इसके लेखक नहीं है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, तो दूसरा यानी पहला ही ऑप्शन, पहला दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ अभी आपको पता भी चल जाएगा इसी प्रकार से। यहाँ पे दो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसकी रक्षा के लिए एक नई योजना लॉन्च की गई है। तो ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पास पाई जाती है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर को किया गया है। उपन्यास डार्कनेस एट नून के लेखक विक्टर
लावले हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा 3 सेंटेंस है और नीचे इसके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे पहला वाला तो सही है। नेक्स्ट है उपन्यास द ग्रेट ग्रेट्सबी के लेखक स्कॉट फिट्जगेराल्ड हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला उपन्यास द साउंड एंड द फ्यूरी के लेखक एन हावर्ड हैं। तो यहाँ पे ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही है। सी ऑप्शन देखिए, 1 और 3 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किसकी 92वीं जयंती के अवसर पर कल्चरल फाउंडेशन लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पे पहला पंडित जसराज के जो है जयंती पर किया गया है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जो है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ये पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। जो विमोचन किया गया है वो किसकी पुस्तक है ये? तो यहाँ पे इसका जो है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक भी इस प्रश्न का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे 114 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 3 ऑप्शन हैं, आप इसको पढ़िएगा। इसके ऑप्शन को भी यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, माफ कीजिए, हाँ ठीक है सही है। बाकी जो है यहाँ पे पहला वाला गलत है। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 की थीम क्या रही? ये भी अच्छा प्रश्न। सी बिल्कुल युवा उत्साह एक नए भारत का। यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ भारतीय नौसेना में विभिन्न नौसैनिक कमांडो के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? ये बिल्कुल पश्चिमी लहर नाम से यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जो स्थापित की गई है वो लखनऊ में की गई है। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गलत युग्म को यहाँ पे इंगित करना है। जैसे कानपुर में चमड़ा उद्योग है, वाराणसी में सीमेंट है, मेरठ में चीनी है, सहारनपुर में कागज़ है। तो इसमें गलत कौन सा है ये बताना है। तो वाराणसी में क्या है? सीमेंट। बिल्कुल यहाँ पे चुर्क में सीमेंट उद्योग है, न कि वाराणसी में, इसलिए भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका यहाँ पे कौन सा देश दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ये भी अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पे पहला चीन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह होते ही नहीं हैं या हैं ही नहीं? तो उन दोनों ग्रहों का नाम बुध और शुक्र है। ये बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे विदेशियों को पूछा जाता है कि कौन से ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल नेल्सन मंडेला, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ सलमान रुश्दी का जो नवीनतम उपन्यास है उसका नाम क्या है? डी बिल्कुल इन द साउथ। क्या नाम है? इन द साउथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा हुई थी वो कब स्वीकृत की गई थी? तो इसकी जो स्वीकृति मिली थी वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ फिर संयुक्त राष्ट्र में जो 5 महाशक्तियाँ हैं, निषेधाधिकार जिनका है उनका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद या फिर न्यायिकता परिषद? यहाँ पे सुरक्षा परिषद में इनका जो है उपयोग किया जाता है। ठीक, तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगले प्रश्न में भारतीयों में कौन ऐसा है जो यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? तो यूनेस्को का अध्यक्ष कौन रहा है? तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं भारत के। इसी के साथ अगला विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन बी बिल्कुल वाशिंगटन डीसी बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो विश्व बैंक का मुख्यालय जहाँ पे स्थित है। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है ग्रैंड स्लैम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं जिसमें टेनिस प्रतियोगिता में प्रथम कौन रही है?
और यहाँ पे चारों ऑप्शन हैं। टेनिस में पूछा गया है, तो टेनिस में जो प्रथम खिलाड़ी हैं उनका नाम ऑस्ट्रेलिया ओपन में है, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो नीरज चोपड़ा हैं उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण। तो इनको जो सम्मानित किया गया है वो पद्मश्री से किया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने अपनी प्रथम टेस्ट मैच श्रृंखला में लगातार शतक बनाने का अद्वितीय कीर्तिमान हो गया है? तो बी बिल्कुल मोहम्मद अजहरुद्दीन इनका नाम है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट का जो प्रथम विश्व कप खेला गया था वो किस सन में खेला गया था? प्रथम विश्व कप क्रिकेट का खेला गया था 1975 में। ऑप्शन पहला ही प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो विश्व कप खेला जाता है वो केवल 4 सालों में खेला जाता है। माफ़ कीजिए, ये वनडे क्रिकेट मैच केवल 4 साल पहले ही खेला गया था, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न रीजनिंग का है। रीजनिंग के 5 प्रश्नों को हम लोग रिसीव करेंगे, इसको आप लोग जो है देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। कंप्यूटर के 5 प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें LAN का पूरा नाम बताना है। इसको हम लोग लैन के नाम से भी पढ़ते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका लोकल एरिया नेटवर्क इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगाबाइट कितने बाइट्स के समतुल्य होता है? 1 मेगाबाइट पूछा गया है। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? क्वेश्चन अच्छा है। 1024 जो बाइट होता है वो बिल्कुल सही है, 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम बताइए। चलिए देखते हैं, ऑप्शन सभी चारों आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और HTML की बात करते हैं तो बर्सन ली ने ही इसका जो है 1889 में इसका विकास किया था। और पहला ही ऑप्शन आपका हाइपर टेक्स्ट मार्क्स ऑफ लैंग्वेज जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। HTML का पूरा अर्थ या पूरा नाम यही है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि विश्व भर के जो अनेक विंडोज़ या पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो किस वर्ष लव बग है नामक वायरस से शिकार में मतलब जो है शिकार हो गए थे? ऑप्शन पहला ही सन 2000 में ये जो है शिकार हुए थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ इस संख्या का 1011 और उसके बाद फिर यहाँ पे आधार में 2 लगा है, इसका बाइनरी संख्या में विकसित करना है। सभी को पता है बाइनरी संख्या को कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। इसी के साथ 10 प्रश्न और जो बचे हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के, इसको भी फटाफट हम लोग कवर करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है इसका, विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकती है? चलिए सभी ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर जो हो सकता है विद्यालय में परामर्श के लिए वो आपका ये हो सकता है कि वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा इसका। और पुरस्कार एवं दंड क्या होते हैं? तो ये कृत्रिम प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? कृत्रिम प्रेरक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। वहीं पे अगर प्राकृतिक प्रेरक की बात करते हैं तो प्राकृतिक प्रेरक जो है जैसे नींद हो गई, भूख हो गया, प्यास हो गया, ये सभी क्या है? तो ये सब प्राकृतिक प्रेरक होते हैं। इसी के साथ अगला, एक प्रभावी शिक्षार्थी के गुण क्या हैं? तो एक प्रभावी शिक्षार्थी के जो गुण हैं वो गुण उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? और अच्छा प्रश्न है। और ये हमेशा सफल होते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल कही नहीं सकते हैं कि बच्चे हमेशा सफल होते हैं, वो विफल भी होते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कौन सी है? तो शिक्षक की भूमिका की बात करें तो पहला ही ऑप्शन, ये सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता होते हैं। कौन होते हैं? एक सुलभकर्ता के रूप में होते हैं। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद कितने में समता का अधिकार प्रावधान है? समता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद किस में दिया गया है?
तो अनुच्छेद 14 ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि समता का अधिकार इसी में प्रावधान है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम शिक्षक वह है, तो एक उत्तम शिक्षक कौन है, देखते हैं ऑप्शन। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन जो करता है वही एक उत्तम शिक्षक कहलाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, अच्छा देखिए यहाँ पे ऑप्शन सभी सही है, बट यहाँ पे सटीक ऑप्शन आपको ढूंढ कर बताना था। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, तो यहाँ पे लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत संतुष्टि होती है यही सबसे अधिक प्रभावित करती है, अभिप्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, निर्देशन क्यों आवश्यक है, तो निर्देशन जो आवश्यक है वो उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो मानव की क्षमता के विकास के लिए हो, या मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए हो, या फिर व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए हो, ये सभी निर्देशन आवश्यक होता है इसके लिए। इसी के साथ अगला प्रश्न और ये इस 33 का आखिरी प्रश्न है, इसमें मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का ऑप्शन आखिरी प्रश्नों का ऑप्शन सही होता है, और आप लोग भी कमेंट करके इसका ऑप्शन बिल्कुल बताइएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपको हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। क्लियर, भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके अगर 20 प्रश्न गणित के छोड़ दिए जाए तो 130 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और जो भी नए साथी हमारे जुड़कर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो को भी तब लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, फटाफट कर लें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।